जय हिंद दोस्तों। तो आज हमारे स्टैटिक जीके की सेकंड क्लास यानी प्रैक्टिस की। और आज जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा काफ़ी अच्छे क्वेश्चन रहेंगे। और इससे पहले जितने भी सिलेबस कराया है उसी से रिलेटेड है। तो आप लोग जिन्होंने पहले के जितनी लेक्चर थी स्टैटिक जीके की वो किया तो ये कर लो, काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा आपको। क्योंकि उसमें जो एक दो टॉपिक छूट गया था, मैं हर एक क्लास में बोलता हूँ कि हाँ इसकी थ्योरी और बहुत से एक दो पॉइंट छूट जाती है, तो मैं प्रैक्टिस सेट में उसको रिकवर कर दूंगा। तो ये प्रैक्टिस सेट में सारा चीज़ कर दूंगा। और बाकी मैथ को जीरो से जो पढ़ना चाहते हैं तो मैं एक वीडियो बना दिया हूँ, वो आप देख लें। और अगला वीडियो रीजनिंग के ऊपर बन जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से, और इसका आंसर आप अपने मन से भी देते जाएं। और लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर बताना। और अपने इस क्वेश्चन पढ़ के आंसर देने की कोशिश करना। बाकी प्रैक्टिस सेट तो आपकी होती रहेगी। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सा वध यंत्र, यानी इस लाइन पे आप फोकस करिएगा क्योंकि ये थ्योरी मैं नहीं पढ़ाया था। वध यंत्र यानी अवनंथ यंत्र जो है, तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सी श्रेणी है जो अवनंत वंद यंत्र श्रेणी में नहीं आती। यानी ऑप्शन में क्या दिया है, तबला, ढोलक, मृदंगम, शहनाई। तो यानी ये पूछ रहा है कि कौन सा जो ये सब वादक है ये किस चीज़ में नहीं है, अवनंत। तो ये अवनंत यंत्र मतलब क्या होता है, तो मैं पहले बता दूँ। इसका मतलब होता है कि जिसमें चमड़ा से तना हो, यानी जो चमड़ा का बना रहता वो उसे अवनंद कहते हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या है कि कौन सी श्रेणी अवनंद वंद में नहीं आती, तो यहाँ नहीं का ऑप्शन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या चीज़ कहते हैं, शहनाई। क्योंकि शहनाई जो है ये हवा से बजता है। और ये कौन सी श्रेणी में आएगी, तो ये सुशीर वध श्रेणी में आएगी। यानी ये आप ध्यान रखिएगा, जो शहनाई है ये हवा से बजती है और ये सुशीर वंत में आएगी। और बाकी अवनंद श्रेणी में कौन कौन आएगी, ये मृदंगम, तबला, ढोलक, क्योंकि ये सब चमड़ा से कसी रहती है तो इस श्रेणी में आएगी। तो आप इस तरीके से पढ़ें। बाकी इसका सही आंसर बी हो जाएगा। और इसकी मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, क्या जी कहते हैं, ये प्रैक्टिस सेट की जितनी है मैं सारे टेलीग्राम पे डाल दूंगा। एक दो ऊपर की वीडियो का नहीं डाल पाए तो वो सब भी डाल दूंगा। तो इसको एक से दो बार रिवाइजन कर लीजिएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं किस काल से संबंधित है। तो अजंता की गुफाएं किस काल से संबंधित, तो वकाटक काल से संबंधित है। अजंता की जो अधिकांश गुफाएं का निर्माण वकाटक के शासक जो हरिशेष के समय में हुआ था। हरिशेष के बारे में आप लोग को बताया था, जो एंशियंट हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे। तो ये क्योंकि स्टैटिक जीके देखो, इस हिस्ट्री हर एक सब्जेक्ट का मिला के इसमें बनता है। स्टैटिक जीके कुछ अलग टॉपिक नहीं है, अलग चैप्टर या कुछ ऐसे नहीं है। वो सारा ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया और हिस्ट्री हो गई, ये सबसे मिला जुला के बनता है। तो आप उस सबको अच्छे से करेंगे तो ये यहाँ भी अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। तो ये जो अजंता की गुफाएं हैं वो वकाटक काल में बनी थी और ये हरिशेष के समय में बनी थी। फिर देखते हैं तीसरा क्वेश्चन है, मयूरभंज छाऊ नृत्य किस राज्य से संबंध। तो इसका मतलब आप पहले समझ लीजिएगा, छाऊ नृत्य। तो ये जो छाऊ नृत्य है ये 3 प्रकार का होता है। कौन कौन, 3 प्रकार का। कौन सा, ये छाऊ नृत्य। तो ये सब भी है, जो नृत्य मैं करा रहा था उसमें भी ये सब भी छूट गया था। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत सी थ्योरी छूट गई थी लेकिन मैं यहाँ पे रिकवर कर दे रहा हूँ। तो छाऊ नृत्य थी, ये 3 थी। कौन कौन, सरायकेला, पुरुलिया, मयूरभंज। तो यहाँ क्वेश्चन क्या कहा है, मयूरभंज छाऊ नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो मैं फिर से थोड़ा रिवीजन करा दे रहा हूँ, आप लोग इसको हो सके तो नोट कर लीजिएगा। जो छाऊ नृत्य की 3 प्रकार की है, पहला सरायकेला, और ये किससे संबंधित है, कौन से राज्य से, तो ये झारखंड राज्य से संबंधित है। और दूसरा आ जाता है पुरुलिया, ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है। और जो तीसरा मयूरभंज जो ये है, ये किस राज्य से संबंधित, तो ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है। तो आप ये 3 थी, इसे आप ध्यान रखिए। बाकी जैसे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, झारखंड का है सरायकेला हो गया ये। और ये क्या कहते हैं, पश्चिम बंगाल, ये क्या है, पुरुलिया। तो अ, अ, 3 छऊ नृत्य कितनी है, 3 है। तो फर्स्ट आ जाता है सरायकेला, क्या है, झारखंड से संबंधित है। दूसरा पुरुलिया, ये कौन से राज्य से संबंधित, पश्चिम बंगाल। और जो मयूरभंज है वो उड़ीसा से संबंधित है। आप देखते हैं चौथा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा दर्रा भारत चीन सीमा पर स्थित है। तो कौन सा वो नथुला दर्रा है, ये बी, ये भारत चीन के सीमा से ये होता है। जो नथुला दर्रा है, सिक्किम चीन जो तिब्बत सीमा पर स्थित है, नथुला दर्रा। तो ये सब दर्रा में भी मैं कराया था, जिन्होंने क्लास नहीं किया वो पीछे वाली क्लास कर ले। फिर देखते हैं पांचवा क्या कहता है, सांची का स्तूप का निर्माण किसने कराया था। तो सांची का स्तूप किसने कराया था,
तो अधिकांश जो सांची के स्तूप बने थे वो अशोक ने करवाए थे। जो सांची का स्तूप मुगल निर्माण सम्राट अशोक से संबंधित है और यही ऐसा ही आंसर होगा अशोक। यहाँ आपको सम्राट मिल जाएगा या कुछ मिल जाएगा। फिर देखते हैं छठा, त्रिरत्न सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म, सिख धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म। तो त्रिरत्न जो थी वो बौद्ध धर्म से संबंधित थी। जो क्या कहते हैं, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न किसे कहा जाता है? तो त्रिरत्न होता है बुद्ध, धम्म और संघ। तो ये होता है त्रिरत्न। और बाकी आपको कन्फ्यूजन ये है यहाँ होगा, त्रिरत्न यहाँ दो चीज़ कन्फ्यूजन है, त्रिरत्न त्रिपिटक। तो त्रिपिटक अलग है, त्रिरत्न अलग है। त्रिपिटक त्रिरत्न में आ जाता है बुद्ध, संत, धम्म, ये हो गया त्रिरत्न। और त्रिपिटक में आता है अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक, ये अलग हो जाता है। यहाँ पे आप कन्फ्यूजन हो जाएगा त्रिरत्न और त्रिपिटक। त्रिपिटक 3 टुकड़ी होती है जो जिसमें बौद्ध धर्म का सारा चीज़ मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी राजा अपने ऊपर किताब उताब लिखाता है तो वैसी जैसे बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी त्रिरत्न से त्रिपिटक से मिलती है। बाकी ये त्रिरत्न है, ये चलता था जिस तरीके से, जैसे फर्स्ट बुद्ध थे, उसके बाद उनकी धम्म, फिर संत, इस तरीके से बौद्ध धर्म चलती थी। तो त्रिरत्न त्रिपिटक में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। फिर देखते हैं सातवां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य मुखौटे के साथ किया जाता है? तो कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य मुखौटे के साथ किया जाता है? तो ये इम्पोर्टेंट, ये कौन सी है? कथकली। और ये किस राज्य से संबंधित होता है? कथकली कौन से राज्य से संबंधित है? केरल से संबंधित है कथकली। और ये भारी मेकअप और मुखौटे चेहरे जो आप देखते होंगे इंस्टा में से कहीं भी देखेंगे, जो पूरा मुखौटा रहता है आप बाल के ऊपर ऐसे, मतलब अलग ही टाइप में, वो केरल के डांस उसमें आप देखे होंगे, तो उसी कहते हैं कथकली। तो ये मुखौटे वाले नृत्य केरल से संबंधित है जो कथकली कहता है। सातवां, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? आठवां को जवाब दीजिएगा, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज है। और मेगास्थनीज किसके राज्यकाल में आए थे? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे और यह यूनानी राजदूत थे। कौन थे? यूनानी राजदूत। और मेगास्थनीज, फिर से रिविजन करिए, मेगास्थनीज की बुक इंडिका, और यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और यह यूनान से आया था, यानी यूनानी राजदूत था। क्वेश्चन यहाँ ये बन जाए अलग क्वेश्चन कि यूनानी राजदूत कौन था, यानी एंशियंट हिस्ट्री में यूनानी राजदूत बनकर कौन आया था, या मौर्य काल में यूनानी कौन आया था? तो वो मेगास्थनीज था, उसकी बुक इंडिका। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को रिलेट करके चलिए। अब देखते हैं 9वां क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा खरे पानी का लेगून कौन सा है? तो जो खरे पानी का लेगून है वो कहाँ है? तो चिल्का झील है। कहाँ है? चिल्का झील, पहला आंसर। और चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। और ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, यानी भारत में सबसे बड़ी खारे की पानी चिल्का झील ही है। क्वेश्चन आर बन जाए कि भारत में सबसे बड़ी खारे पानी है उड़ीसा में कौन सी झील है जो सबसे प्रसिद्ध है? ये कुछ भी उल्टा फल्टा है, घुमा फिरा के आर को क्वेश्चन मेरे मैं बना दूंगा, तो आप ध्यान रखिएगा कि उड़ीसा में ये है और ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। फिर आता है 10वां क्या कहता है, किस वेद में चिकित्सा संबंधित ज्ञान मिलती है? यानी कौन से वेद में चिकित्सा, यानी चिकित्सा मतलब होता है डॉक्टर यानी इलाज, तो इसका मिल रहा है, तो वह अथर्ववेद में मिल रहा है। किसमें? अथर्ववेद। और जो अथर्ववेद में रोग, उपाधि और मंत्रों का वर्णन मिलता है, कौन से? अथर्ववेद में, जो कि अथर्ववेद सबसे लास्ट में आता है। बाकी ये जो सामवेद है, यजुर्वेद और ऋग्वेद, ये तीन है, ये वेद त्रय कहलाते हैं। बाकी ये जो अथर्ववेद है ये लास्ट में आता है। बाकी जो ये है, ये इसे त्रिरत्न बोला जाता है, न वेद त्रय बोला जाता है। कन्फ्यूजन हो गया मैं भी। और फिर देखते हैं 11वां क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो इसका जवाब दीजिएगा, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? पहला ऑप्शन है अप्सरा, कामिनी और ध्रुव सूर्य। तो इसका आंसर हो जाता है अप्सरा। तो ये जो अप्सरा भारत का पहला परमाणु अनुसाधन था और रिएक्टर था जो 1956 में आया था। कब आया था? 1956 में। तो ये स्टैटिक जीके की थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सब रोल करती है। फिर आता है 12वां क्वेश्चन। तो 12वां क्वेश्चन क्या कहता है, गरुड़ पुराण किस विषय से संबंधित है? यानी पुराण कितने हैं? तो पुराण 18 हैं। तो 18 आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। गरुड़ पुराण जो है, गरुड़
पुराण किस विषय से संबंधित है? तो ये जो गरुड़ पुराण है, ये गरुड़ पुराण में मृत्यु, पुनर्जन्म और नर्क, स्वर्ग, ये सब का वर्णन किसमें है? गरुड़ पुराण। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है नर्क और स्वर्ग, ये जो दो है, नर्क और स्वर्ग, यानी मरने के बाद आदमी नर्क में जाएगा या स्वर्ग में जाएगा, तो इसकी वर्णन इसी गरुड़ पुराण में, इसीलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है एक। बाकी 18 है, बाकी 18 को आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको आप देख लीजिएगा। और ये मृत्यु के बाद का जीवन का मतलब वर्णन करता है, ये सी, यानी गरुड़ पुराण किस विषय से? तो ये मृत्यु के बाद का जीवन है, यानी मरने के बाद जो मृत्यु या पुनः जन्म, नर्क, स्वर्ग कुछ भी हो, उसके बारे में ये गरुड़ पुराण कहता है, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये इसको आप याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन कहता है कौन सा स्मारक ब्लेड पगोडा कहलाता है? यानी कौन सा स्मारक ब्लेड पगोड़ा कहलाता है? तो यह सूर्य मंदिर जो है, जो सूर्य मंदिर मडेरा, ये स्मारक ब्लेड पगोड़ा कहलाता है। जो ये कहाँ पे है? ये कहाँ पे है? ये उड़ीसा में है। यह उड़ीसा में कौन सा मंदिर? सूर्य मंदिर मडेरा। और इसे ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है, यानी ब्लैक पगोड़ा। तो इंग्लिश में कंफ्यूज भी हो जाएगा, तो इंग्लिश भी आप देख लीजिएगा, नहीं तो आप हिंदी मीडियम के तो हिंदी देखें। फिर आता है 14वां क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना पर्वतीय दर्रा कौन सा है? यानी कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्या बोला? भारत का सबसे पुराना पर्वतीय दर्रा कौन सा है? तो सबसे पुराना दर्रा खैबर है। और ये जो खैबर दर्रा है, प्राचीन काल में भारत में जो आक्रमण का मुख्य मार्ग था, ये खैबर दर्रा जो मतलब आक्रमण होता था, ये जो जम्मू कश्मीर के साइड में है, तो ये खैबर दर्रा काफ़ी प्रचलित इसलिए है क्योंकि जो प्राचीन काल में भारत में आक्रमण होता था, ये मुख्य मार्ग खैबर दर्रा ही रहता था। फिर है पहला क्वेश्चन कहता है रंगमंच का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? यानी रंगमंच का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को कहा जाता है। और जो कालिदास को भारतीय साहित्य का शेक्सपियर भी कहा जाता है, यानी जो कालिदास जी थे, इन्हें भारतीय साहित्य का शेक्सपियर भी कहा जाता है। और फिर देखते हैं 16वां क्वेश्चन। तो 16वां क्वेश्चन है लोकटक अच्छे से पढ़िए। लोकटक, क्योंकि स्टैटिक जीके में नाम ज़्यादा याद करना पड़ता है, तो आप कंफ्यूज होइएगा। तो लोकटक झील किस राज्य से स्थित है? यानी किस राज्य में स्थित है? तो यह मणिपुर में स्थित है। तो ये लोकटक झील काफ़ी बहुत ही ब्यूटीफुल है। जो लोकटक झील है, इसमें 13 द्वीप यानी फुमादी पाए जाते हैं। और इसे आप इंस्टा पर जाके सर्च करिएगा, इसको जरिए से। लोकटक झील जो मणिपुर में है, ये काफ़ी, इसकी जो व्यू आती है ना, बहुत ही अच्छी लगती है। तो इसे आप देख लीजिए एक बार, हाँ ज़रूर इसको टेक कीजिएगा। ये कहाँ है? मणिपुर में है। ये मतलब तैरता हुआ द्वीप है, यानी घर उर है, अलग ही टाइप में आपको व्यू मिलेगी, लगी कि नहीं ये इंडिया है। तो इसे देखिएगा। फिर आता है 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन है होयसला शैली किस राज्य से संबंधित है? होयसला शैली किस राज्य से संबंधित है? तो यह कर्नाटक से संबंधित है। यानी जो है शैलेश्वर मंदिर है, जो जिसे हलेबीड कर्नाटक में है। जो ये मंदिर है हयशैलेश्वर मंदिर, यह कर्नाटक में है, तो इसीलिए प्रसिद्ध है हयशला, यानी यह आधा नाम है, ये मंदिर का नाम है हयशला शैली। फिर 18वां क्वेश्चन, मुगल गार्डन किस राष्ट्रपति भवन में स्थित है? तो मुगल गार्डन है जो, यानी मुगल का जो गार्डन था, वो अभी दिल्ली में स्थित है। यानी दिल्ली की जो हमारी राष्ट्रपति भवन है, जो इंडिया गेट के बगल में है, इधर आप देखे होंगे या सुने होंगे, जो इंडिया गेट के बगल में राष्ट्रीय भवन, वही उसी पीछे है। मुगल गार्डन के नाम से एक गार्डन है जो राष्ट्रपति भवन के अंदर है। तो अब देखते हैं 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन कहता है 19वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा स्मारक यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल नहीं है? यानी ये क्या कह रहा है? यूनेस्को, UNESCO, यूनेस्को में जो विश्व धरोहर में शामिल होता है, जैसे हमारा ताजमहल है, सांची का स्तूप है, और बाकी जितने भी है, जैसे क्या कहते हैं, स्तूप हो गया, फिर हम्पी हो गया, ये सब जैसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आती गिनती करते हैं। तो यहाँ पूछा कौन से शामिल नहीं है? तो हम्पी है, ये भी यूनेस्को में है। कुतुब मीनार है, ये भी यूनेस्को में शामिल है। बाकी जो फतेहपुर सिकरी है, ये भी यूनेस्को में शामिल है। तो कौन नहीं है? यहाँ पूछा है कौन नहीं, तो वो गोलकोंडा किला है, ये यूनेस्को की सूची में नहीं है।
फिर आता है 20वां और लास्ट क्वेश्चन, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका गुफा चित्र के लिए, चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। जो भीमबेटका मध्य प्रदेश में, तो ये कहाँ है? मध्य प्रदेश, एमपी। ये कहाँ है? तो ये एमपी में है, ये एमपी में है। और यह कब का है? तो ये पार्क ऐतिहासिक काल के गुफा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब मैं हिस्ट्री की सबसे फर्स्ट क्लास किया था उसमें मैं आपको ये बताया था कि भीमबेटका, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसको आप याद कर लीजिएगा, ये एमपी में है। और यहाँ पार्क ऐतिहासिक काल गुफा मिला है जहाँ चित्र बना हुआ था मानवों का द्वारा बनाया गया था। तो आज की 20 क्वेश्चन हो जाती है कंप्लीट। और आपका 20 में कितना स्कोर है लास्ट में ज़रूर बताना। और ज़्यादातर मेरी जो क्लासेस रहते हैं ये भले आपको थोड़ी बोरिंग लगी क्योंकि कॉपी में रहता है तो आपको बोरिंग लगेगी, लेकिन मेरी वीडियो क्वालिटी कम हो सकती है, लेकिन जो मैं आप सभी को नॉलेज दे रहा हूँ इसमें 100% कमी नहीं आने दूंगा। तो बाकी जिसकी क्वेश्चन एक दो की क्वेश्चन भी रॉन्ग हो जाती है मुझसे, तो बहुत लोग कमेंट करके भी बोलते हैं, तो सही है वो कमेंट। आप किसी क्वेश्चन का अगर आंसर गलत लगता है तो आप कमेंट करिए, मैं उसको फिर से सही करके उसको पिन कर दूंगा, क्योंकि जिन्हें पता नहीं रहेगा वो कमेंट देख के फिर से जान जाएंगे। तो आज का सेशन यहीं कंप्लीट करते हैं और अगला हमारा रहेगा पॉलिटी, क्योंकि पॉलिटी में भी बहुत कम क्लास हुई है और पॉलिटी में इससे ज़्यादा लंबा सिलेबस नहीं है, तो पॉलिटी भी मैं कवर करा दूंगा। तो मिलते हैं आज के लिए, जय हिंद। और अपना लास्ट में स्कोर कितना ज़रूर बताइएगा, 20 में कितना है ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।